ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं माइक्रोवेव्स का। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर माइक्रोवेव्स को जनरेट करना है, माइक्रोवेव जनरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्यूब्स। ठीक है, तो पहले जो होता था माइक्रोवेव जनरेशन के लिए कन्वेंशनल ट्यूब यूज होता था, कन्वेंशनल ट्यूब्स। कन्वेंशनल ट्यूब्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, ट्रायोड, टेट्रोड्स, पेंटोड्स, ये सारे क्या हुए, कन्वेंशनल ट्यूब्स। ट्रायोड, टेट्रोड्स, ट्राई मतलब 3 और ओड कहाँ से आया, इलेक्ट्रोड से। जिस भी डिवाइस में या जिस ट्यूब में 3 इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोड। इलेक्ट्रोड जैसे एनोड, कैथोड ये सब पढ़े हो तुम लोग, उसी तरीके से ट्यूब्स में हम लोग ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड्स ये सारे कन्वेंशनल ट्यूब्स हम लोग यूज करते थे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए। लेकिन ये सारे जो कन्वेंशनल ट्यूब्स थे वो किस काम आते थे, ये जो सिग्नल जनरेट करते थे वो सिग्नल क्या होता था, पहला तो लो पावर होता था, दूसरा लो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता था। लो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज मतलब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज का रेंज क्या होता है, अगर 1 गीगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज रखें तो जो लोअर साइड ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज है वो वाला फ्रीक्वेंसी जनरेट करता था कन्वेंशनल ट्यूब्स। लेकिन हमारा तो माइक्रोवेव रेंज पूरा है, हम लोग चाहते हैं कि ये जो हायर वाला माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज है वो भी हम लोग जनरेट कर पाएँ। तो कन्वेंशनल ट्यूब जनरली क्या करता है, लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज जो होता है उसको जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को चाहिए कि हम लोग थोड़ा और हायर फ्रीक्वेंसी जनरेट करें। तो हायर फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए अगर इसी ट्यूब को, सेम ट्यूब को अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि हायर साइड पे ऑपरेट करें तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, अगर सेम कन्वेंशनल ट्यूब ट्रायोड, टेट्रोड ये सबको अगर हम चाहेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करें तो सबसे पहला चीज़ कि उस पर्टिकुलर ट्यूब का लेसर हैंडलिंग कैपेसिटी हो जाएगा और नॉइज बढ़ जाएगा। कौन से केस में, व्हेन ऑपरेटेड एट हायर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। लेसर हैंडलिंग कैपेसिटी मतलब माइक्रोवेव्स हायर साइड में जा रहे हैं, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग ये फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हैं तो उसका वेवलेंथ कम हो जाता है। वेवलेंथ कम होता है दैट मीन्स कि जो साइज रिक्वायरमेंट होता है, साइज रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोगों को कोई ट्यूब चाहिए जिसका कि साइज रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत छोटा हो ताकि वो हायर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करे, उस केस में क्या होगा कि हमारा हैंडलिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा जो देखे होगे, एक मिनट रुको। हाँ, तो अगर हम लोग ये सारे कन्वेंशनल ट्यूब्स को हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना चाहें तो क्या हो जाता है, ये सारा ट्यूब ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते हैं, हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है। हम लोग एग्जांपल लिए तो छोटे बच्चे का बहुत भारी बैग कर दोगे तो क्या होगा, वो हैंडलिंग कैपेसिटी उसका कम हो जाएगा। वही चीज़ कन्वेंशनल ट्यूब्स में होता है। जब कन्वेंशनल ट्यूब्स को हम लोग ट्राई करते हैं हायर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने का, उसमें नॉइज भी बढ़ जाता है और हैंडलिंग कैपेसिटी भी उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल ट्यूब में तो ये प्रॉब्लम था, इसीलिए हम लोग क्या किए, कन्वेंशनल ट्यूब के बाद ये सब जो प्रॉब्लम आया तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने बनाया माइक्रोवेव ट्यूब्स। माइक्रोवेव ट्यूब्स, माइक्रोवेव ट्यूब्स जो होता है वो केपेबल होता है हायर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। ठीक है, इस ट्यूब को यूज करके हम लोग हायर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो, ये वाला जो ट्यूब है ये सारा है ट्रायोड्स, ये जो फिगर है ये ट्रायोड्स को दिखा रहा है। ट्रायोड्स मतलब 3 इलेक्ट्रोड। तो ट्रायोड में क्या होता है, 3 चीज होता है,
3 इलेक्ट्रोड, जैसे एनोड कैथोड ये सब होता है, एक होता है ग्रिड, एक इलेक्ट्रोड। दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है उसको प्लेट भी कह सकते हो, एनोड भी कह सकते हो, और जो तीसरा इलेक्ट्रोड है वो है कैथोड का। ठीक है, तो क्योंकि इस ट्यूब में 3 इलेक्ट्रोड है इसीलिए इसको कहे ट्रायोड। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था कि ये हायर फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट कर सकता है, इसीलिए हम लोग क्या चीज़ किए, माइक्रोवेव ट्यूब्स पे आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। माइक्रोवेव ट्यूब्स क्या करेगा, माइक्रोवेव ट्यूब्स हायर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो माइक्रोवेव ट्यूब्स में हम लोग कौन कौन सा देखे थे, एक देखे थे रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, दूसरा क्या देखे थे, क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, TWT, यही सब देखे थे। तो ट्यूब्स क्या होता है, माइक्रोवेव ट्यूब्स का दो काम होता है। कोई ट्यूब क्या करता है कि एम्प्लीफिकेशन भी करता है, और कोई ट्यूब सिर्फ ऑसिलेटर की तरह काम करता है। जो ट्यूब ऑसिलेटर की तरह काम करता है वो क्या करेगा, सिर्फ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा, उसको एम्पलीफाई नहीं करेगा। और जो ट्यूब एम्पलीफिकेशन की तरह काम करता है वो क्या करेगा, जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट है उसको एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो ये जो क्लाइस्ट्रॉन है, जैसे ये हमारा क्या है, एम्पलीफायर है, क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर है, लेकिन रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन क्या है, ऑसिलेटर। ठीक है, रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन ऑसिलेटर है, लेकिन क्लाइस्ट्रॉन जो है वो एम्पलीफायर है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। जो मैग्नेट्रॉन है, TWT है, सब ऑसिलेटर एम्पलीफायर दोनों की तरह बिहेव करता है। अब माइक्रोवेव ट्यूब्स में हम लोग क्यों आए ये तो हम लोग समझ गए। माइक्रोवेव ट्यूब जनरली क्या होता है, हम लोगों का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, कितने रेंज तक, 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेशन। ठीक है, तो इन ट्यूब का काम है कि ये इस फ्रीक्वेंसी रेंज में माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करे। तो माइक्रोवेव ट्यूब होता कैसा है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन गन जैसा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन गन, ये सब तो टीवी रेडियो इंजीनियरिंग में भी पढ़े हो। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करता है। तो माइक्रोवेव ट्यूब्स जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, तो माइक्रोवेव ट्यूब्स आर इलेक्ट्रॉन गन जनरेटिंग बीम, इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेगा। ठीक है, तो माइक्रोवेव ट्यूब्स जो सिग्नल देता है वो क्या होता है, हाई पावर का होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। लेकिन कन्वेंशनल ट्यूब जो सिग्नल हम लोगों को देता था वो लो पावर का रहता था और लो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी देता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका टाइप, कि माइक्रोवेव ट्यूब्स जो है उसका टाइप कौन कौन सा है। माइक्रोवेव ट्यूब्स को हम लोग क्लासीफाई किए हैं। तो अगर ये हमारा माइक्रोवेव ट्यूब्स है, इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किए। एक हो गया ओ टाइप, ओ टाइप ट्यूब्स, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एम टाइप ट्यूब्स। ठीक है, ओ टाइप ट्यूब्स को हम लोग लीनियर बीम ट्यूब्स भी कहते हैं, लीनियर बीम। और एम टाइप को हम लोग क्रॉस फील्ड ट्यूब्स भी कहते हैं। अब नाम से क्या पता चल रहा है, कोई चीज लीनियर है मतलब कि वो पैरेलल होता है, कोई चीज क्रॉस है मतलब वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स में हम लोग देखे थे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डील करते हैं। तो लीनियर बीम में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है लीनियर बीम, लीनियर मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल होगा। एम टाइप ट्यूब्स जो होगा उसमें क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। माइक्रोवेव ट्यूब्स है, दो टाइप का ट्यूब्स होता है, एक ओ टाइप
एक एम टाइप। ओ टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। एम टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पे होता है मैग्नेटिक फील्ड के। अब फिर से क्या होता है, ओ टाइप को हम लोग दो टाइप में देख सकते हैं। एक तो हो गया कैविटी रेजोनेटर टाइप, ठीक है, और दूसरा हो जाता है स्लो बीम स्ट्रक्चर, ठीक है। ओ टाइप में दो टाइप का हमारे पास ट्यूब है, एक है कैविटी रेजोनेटर, एक है स्लो बीम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कैविटी रेजोनेटर में क्या क्या आ जाता है, याद करो सिलेबस में हम लोग पढ़े थे। कैविटी रेजोनेटर में आ जाता है रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन और क्लाइस्ट्रॉन। ये दो ट्यूब जो हम लोगों को पढ़ना है वो कौन से टाइप का है, कैविटी रेजोनेटर टाइप है और ओ टाइप माइक्रोवेव ट्यूब है, रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन और क्लाइस्ट्रॉन, ठीक है। जिसमें कि रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन क्या है, ऑसिलेटर है या एम्पलीफायर है, बताओ। रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन क्या है, ऑसिलेटर है मैम। रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन ऑसिलेटर है और जो क्लाइस्ट्रॉन है वो एम्पलीफायर है। सिमिलर वे में जब स्लो बीम स्ट्रक्चर करेंगे तो स्लो बीम स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से दो हिस्से में बांटते हैं। एक तो फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड वेव, और दूसरा क्या हो गया, बैकवर्ड वेव। तो अभी तुम लोग याद करो सिलेबस में और क्या पढ़ना था, रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन क्लाइस्ट्रॉन तो हो गया, और क्या था, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब था। तो वो जो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है वो आ जाता है इसमें स्लो बीम स्ट्रक्चर में, फॉरवर्ड वेव में। और बैकवर्ड वेव में क्या आता है, बैकवर्ड वेव एम्पलीफायर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोगों को नहीं पढ़ना है ये। और एक और चीज क्या बच गया हमारे सिलेबस का, जो कि ट्यूब्स में हम लोगों को पढ़ना था, मैग्नेट्रॉन पढ़ना था, है ना। चार चीज पढ़ना था। तो मैग्नेट्रॉन जो होता है वो एम टाइप ट्यूब्स में होता है, ठीक है, क्लियर है। तो जो चीज पढ़ना है पहले उसके बारे में हम लोगों को जानना था। तो चार ट्यूब पढ़ना था, उसमें से हम लोग क्या देखें कि रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन और क्लाइस्ट्रॉन क्या है, ओ टाइप है। TWT क्या है, ओ टाइप है लेकिन उसमें स्लो बीम स्ट्रक्चर टाइप है। माइक्रोवेव ट्यूब्स में ही एम टाइप ट्यूब्स भी होता है। तो मैग्नेट्रॉन जो हम लोग पढ़ेंगे वो एम टाइप होगा। मतलब मैग्नेट्रॉन जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें तुम लोग देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी तक एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम का। एक तो एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स और एक ये टाइप ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब्स। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब्स। लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है। लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब्स। लिमिटेशंस मतलब, लिमिटेशंस मतलब बताओ, किसी चीज का वो क्या नहीं कर सकता है ना। तो लिमिटेशंस होता है कन्वेंशनल ट्यूब का बहुत सारा, जो कि हम लोग माइक्रोवेव ट्यूब्स पे आए जिसके कारण। तो अभी तो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़े थे कि लेसर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है, नॉइज होता है। लेकिन वो लेसर हैंडलिंग कैपेसिटी और नॉइज क्यों होता है, किस चीज के कारण होता है, वो हम लोगों को देखना है डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन होता है कन्वेंशनल ट्यूब का वो होता है इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस क्या होता है, कंपटीशन सुने हो, इंटर स्कूल कंपटीशन, एक होता है इंटर स्कूल, एक होता है इंट्रा स्कूल। इंट्रा स्कूल में क्या होता है कि स्कूल के अंदर के ही बच्चे आपस में कंपटीशन करते हैं सेम स्कूल के। और इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल एक साथ कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। तो इंटर इलेक्ट्रोड मतलब जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में जो कैपेसिटेंस है उसके कारण, ठीक है। तो ये पढ़ने के पहले सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा कि कहीं भी कैपेसिटेंस होता है तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/j ओमेगा सी।
तो ये चीज़ पहले भी बताए थे। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब रिएक्टेंस क्या होता है? जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अगर ओमेगा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो एक्ससी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है तो लगभग जीरो हो जाता है एक्ससी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। तो कोई चीज अगर जीरो हो गया है, रिएक्टेंस अगर जीरो है, इसका मतलब क्या होता है? रिएक्टेंस जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, है ना? ये सब चीज हम लोग पढ़े हुए हैं। रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। तो जब रेजिस्टेंस जीरो होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। सिमिलर वे में रिएक्टेंस जीरो होगा, इसका मतलब है कि वो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा है ट्रायोड। ट्रायोड है, 3 इलेक्ट्रोड है, एक ग्रिड, एक यहाँ एनोड है, एक ये कैथोड है। ठीक है, तो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, इसमें होता क्या है कि ये जो 3 इलेक्ट्रोड है वो तीनों के बीच में आपस में एक कैपेसिटेंस जनरेट करता है। जैसे कि ये एनोड है, तो एनोड और ग्रिड के बीच में एक कैपेसिटेंस होगा। मान लो इसको कहते हैं ग्रिड एनोड, CGA, मतलब कैपेसिटेंस बिटवीन ग्रिड एंड एनोड। सिमिलर वे में ये जो ग्रिड वाला इलेक्ट्रोड है वो कैथोड के साथ भी एक कैपेसिटेंस क्रिएट करेगा, GC मान लो। फिर इधर ये प्लेट है, ये प्लेट वाला क्या करेगा? प्लेट वाला इलेक्ट्रोड भी एक कैपेसिटेंस जनरेट करेगा कैथोड के साथ। तो 3 इलेक्ट्रोड था, तीनों इलेक्ट्रोड आपस में एक कैपेसिटेंस जनरेट किया। ठीक है, अब जब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा तो XC क्या हो जाएगा? बहुत कम, मतलब कि ये जो कैपेसिटेंस है वो सब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। इसका रीजन भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ये रीजन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये तीनों कैपेसिटेंस जो है शॉर्ट सर्किट हुआ। अब 3 इलेक्ट्रोड है, तीनों इलेक्ट्रोड में किसी से तो हम लोग इनपुट देते थे, किसी से आउटपुट लेंगे, लेकिन अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे ये तीनों कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब क्या होगा? तीनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट सब आपस में कनेक्ट हो जाएगा, है ना? ये चीज समझ में आया सभी को? तो जो भी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हम लोग देंगे, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज becomes शॉर्ट सर्किटेड। इससे क्या होगा? हमारा एम्पलीफिकेशन कम हो जाएगा। इनपुट आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो एम्पलीफिकेशन कम होगा। तो पहला लिमिटेशन यही है कि इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी पे रिडक्शन ऑफ एम्पलीफिकेशन होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताओ। इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, अगर मान लो लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब्स हम लोग पढ़ रहे हैं, कन्वेंशनल ट्यूब्स का मान लो एक एग्जांपल लेते हैं ट्रायोड। टेट्रोड में भी यही होगा, टेट्रोड में 4 इलेक्ट्रोड होगा, तो उस टाइम जो कैपेसिटेंस होगा वो चारों इलेक्ट्रोड के बीच होगा। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी में इसको ऑपरेट करेंगे, कन्वेंशनल ट्यूब को हम लोग पढ़े थे कि ये लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, लेकिन अगर हम लोग इसको हायर फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही ऑपरेट करना चाहेंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ये कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो रिएक्टेंस है, मतलब XC, वो क्या होगा? कम होते जाएगा। कम होते ही वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उस केस में एम्पलीफिकेशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन क्या है? दूसरा लिमिटेशन है हम लोगों का, एक तो हमारा ये इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस देख लिए कि इलेक्ट्रोड के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है उसके कारण हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेशन नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है? लीड इंडक्टेंस इफेक्ट।
लीड इंडक्टेंस। लीड मतलब क्या होता है, कोई भी रजिस्टर या लैब में रजिस्टर या कैपेसिटर देखोगे तो रजिस्टर कुछ इस टाइप का रहता है, उसका यहाँ से थोड़ा सा वायर ऐसे निकला रहता है, उसको लीड कहते हैं, जिससे कनेक्शन करते हो। तो वो लीड देखोगे कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, वो एक पर्टिकुलर साइज का होता है। बहुत ज़्यादा लंबा कर देने से क्या होता है, वो लीड के कारण भी इफेक्ट आता है। लीड मतलब जिससे कनेक्शन करते हो, हर जो भी रजिस्टर हो या कैपेसिटर देखे होगे, कैपेसिटर इस टाइप का होता है, दो ऐसे लीड निकला रहता है, एक को बोलते हैं प्लस वाला, एक को बोलते हैं माइनस वाला। तो ये सब होता है लीड। तो लो फ्रीक्वेंसी पे तो ये सब लीड कोई खास इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो ये सब का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, ये सब जो इसका जो कनेक्शन के लिए हम लोग आगे वायर छोड़े रहते हैं, वो सब के कारण भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग फिर एग्जांपल लेते हैं ट्रायोड का। तो हमारा ये है, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड, एक होगा ग्रिड। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रोड है, तो तीनों का ऐसे बाहर लीड निकला रहेगा ना, तभी तो हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, सारे लीड में एक इंडक्टेंस डेवलप हो जाता है, तीनों लीड में। अगर टेट्रोड रहता तो 4 इलेक्ट्रोड रहता, चारों में इंडक्टेंस डेवलप होता। तो अगर ये ग्रिड वाला सिग्नल है तो ये Lg हो जाएगा, ये कैथोड है तो Lc, ये एनोड वाला सिग्नल था, लीड था, तो La। अभी क्या होगा, अब बताओ, जिस तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस था उसी तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होता है XL। XL क्या होता है, J ओमेगा L। ठीक है, J ओमेगा L में अब तुम सोचो कि अगर तुम ओमेगा बढ़ा रहे हो तो XL क्या होगा, अगर ओमेगा बढ़ाएंगे तो XL भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। XL भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। XL बढ़ रहा है, इसका मतलब कि मेरा जो इंडक्टिव, जो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चाहते हैं कन्वेंशनल ट्यूब्स की मदद से, तो हाई फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होता है कि लीड इंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट, यही तीनों में से कोई इनपुट है कोई आउटपुट है। तो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, मान लो हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, Lg बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंडक्टेंस से हमारा जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। मतलब इनपुट को इस साइड जाना चाहिए, आगे इस साइड जाना चाहिए, लेकिन इनपुट रिफ्लेक्शंस होता है इनपुट में। मतलब VSWR वगैरह तुम लोग पढ़ लिए हो, VSWR वेव का, अच्छा नहीं भी पढ़े हो, तो इसमें क्या होगा कि जितना भी सिग्नल देंगे उसमें से थोड़ा ही सिग्नल आगे जाएगा या थोड़ा ही वोल्टेज आगे जाएगा, बाकी सब रिवर्ट बैक कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों, इस हाई इंडक्टेंस के वजह से। ठीक है, तो हाई इंडक्टेंस के कारण क्या होगा, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इनपुट जो है आगे जा पाएगा एम्पलीफिकेशन के लिए। ट्यूब्स क्या है, एम्पलीफिकेशन भी करता है और जनरेशन भी करता है। तो अगर एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग दे रहे हैं, इनपुट ही पूरा नहीं दे पाएंगे तो वो ज़्यादा एम्पलीफिकेशन कहाँ से करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देयर इज रिफ्लेक्शन एट द इनपुट and only small fraction of input goes for amplification। ठीक है, तो हाई इंडक्टेंस के कारण क्या हुआ वो हम लोग समझ गए। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं कन्वेंशनल ट्यूब्स के, उनमें जो लीड होता है वो सबका इंडक्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, लीड इंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करा रहे हैं, सभी इलेक्ट्रोड का जो लीड इंडक्टेंस है वो बढ़ गया है। तो अब जब इनपुट देते हैं तो इनपुट क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करता है तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन, बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो है वो आगे जा पाता है एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये भी एक डिमेरिट हो गया। अब जो तीसरा लिमिटेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, तीसरा है ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। अभी बताओ ट्रांजिट टाइम इफेक्ट क्या होता है, किसी को पता है ट्रांजिट टाइम इफेक्ट?
ट्रांजिट टाइम किसको कहते हैं? ट्रांजिट टाइम कहते किसको हैं? ट्रांजिट टाइम, इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से एनोड तक जाने में जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन हाँ, को। कैथोड से एनोड तक जाने में जितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को, उसको कहते हैं ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। ठीक है, ट्रांजिट टाइम, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन an electron tube is called transit time। ट्रांजिट टाइम होता है वो टाइम जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो टाइम क्या होगा? बेसिक फिजिक्स से टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया जो नॉर्मल फिजिक्स से था। ट्रांजिट टाइम को हम लोग ऐसे टाउ से डिनोट करते हैं। मान लो कि एनोड कैथोड के बीच में डिस्टेंस है d, और किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है? v नॉट से। तो ट्रांजिट टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा? d बाय v नॉट। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांजिट टाइम। अब जब लो फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं हम लोग, एट लो फ्रीक्वेंसी, जो टाइम होता है ट्रांजिट टाइम वो कम होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का वेवलेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो वेव का लेंथ ज्यादा है, तो वो जल्दी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा ना। मान लो किसी कोई आदमी है जो कि बहुत छोटा छोटा स्टेप चलता है, और कोई बहुत लंबा आदमी है, कोई बच्चा चलेगा तो वो छोटे छोटे स्टेप से चलेगा, तो वो यहाँ कैथोड से एनोड तक लेट से पहुंचेगा। लेकिन जो बड़ा, जो एडल्ट आदमी होता है, उसका क्या होगा? कदम बड़ा होता है, तो वो एक ही कदम में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो वही चीज यहाँ है। लो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? वेवलेंथ हाई होता है। ठीक है, तो हाई वेवलेंथ वाला चीज तुरंत कैथोड से एनोड तक पहुंच जाता है, तो उसको टाइम कम लगता है। इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि हमारा जो ट्रांजिट टाइम है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड तक पहुंच जाता है। अब जो हम लोग इनपुट देते हैं, इसमें कैसा इनपुट देते हैं? ट्यूब्स में जो इनपुट रहता है वो तो एसी इनपुट रहता है, इस टाइप का। ये हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव साइकिल है। तो जब भी एसी इनपुट होता है, इसका आवाज कट कट आ रहा है। सभी को आ रहा है या सिर्फ तुम्ही को आ रहा है? आवाज क्लियर है? यस मैम क्लियर मेरे है। को सिर्फ आ रहा है। तो जो एसी इनपुट है वो क्या होगा? एक बार पॉजिटिव साइकिल, एक बार नेगेटिव साइकिल। तो जो भी ये ट्यूब है उसमें जब हम पॉजिटिव साइकिल देते हैं तो कुछ टाइम तक पॉजिटिव साइकिल रहेगा, उसके बाद जैसे ही इनपुट का साइकिल चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तब तो यहाँ इनपुट में नेगेटिव वाला साइकिल जाएगा। तो ट्रांजिट टाइम कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब लो फ्रीक्वेंसी में रहता है तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच जाता है। किसके पहले? जब तक में ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है उसके पहले ही इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड तक दूरी तय कर लेता है। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव साइकिल दिए, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक चला जाएगा, किसके पहले? जब ये वाला साइकिल नेगेटिव पहुंच जाएगा तब, क्योंकि ये जल्दी ही कैथोड से एनोड पहुंच जाता है क्योंकि इसका ट्रांजिट टाइम कम है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? एट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट टाइम ज्यादा होगा। हाई फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम है तो ट्रांजिट टाइम ज्यादा होता है। तो ट्रांजिट टाइम हाई फ्रीक्वेंसी में ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक बार जब हम कोई इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए, इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना टाइम लगा लेता है कैथोड से एनोड तक जाने में कि तब तक में जो मेरा इनपुट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइकिल 100 टाइम्स चेंज कर चुका होता है। मतलब जब तक में मेरा इनपुट साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव 1 to 100 साइकिल्स कम से कम भी इसके बीच में चेंज करता है, तब तक में वो इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड तक दूरी तय करता है। ट्रांजिट टाइम इसका इतना ज्यादा हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे क्या था? जब तक में ये जो हमारा इनपुट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करता,
तब तक में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल कर लेता था एनोड तक, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में ऐसा नहीं होता है। हाई फ्रीक्वेंसी में जब तक कैथोड से एनोड तक ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन, तब तक में मेरा इनपुट जो है वो 1 से 100 टाइम्स के बीच में वो चेंज कर चुका होता है, या तो 50 टाइम 60 टाइम इतना साइकिल्स वो रिपीट कर चुका होता है। तो ये एक डिमेरिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो तीसरा हमारा जो लिमिटेशंस था वो था ट्रांजिट टाइम इफेक्ट का। फोर्थ जो हमारा है वो क्या है? फोर्थ जो हमारा इफेक्ट है वो क्या है? आरएफ एंड रेडिएशन लॉस। रेडिएशन लॉस, रेडिएशन लॉस क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई एंटीना है, वो रेडिएट कर रहा है, तभी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम लोग मान लो कि 100 वॉट एनर्जी दिए हैं, लेकिन रिसीव हमको सिर्फ 70 वॉट हो रहा है, तो 30 वॉट जो हुआ वो क्या हुआ? एक तरह का लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर वो एंटीना के थ्रू हो रहा है, अगर रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, तो उसको कहेंगे रेडिएशन लॉस। तो रेडिएशन लॉस जो है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, रेडिएशन लॉस जो होता है वो बढ़ता है। यही चीज हम लोग देखे थे, लेसर हैंडलिंग कैपेसिटी एंड नॉइज। तो ये जो रेडिएशन लॉस बढ़ता है, इसी के कारण नॉइज प्रोड्यूस होता है। और जो पहले का 3 जो हम लोग बताए, जो इफेक्ट बताए, वो क्या हो रहा था? वो सारा था हैंडलिंग कैपेसिटी। ठीक है, 2 चीज हम लोग पढ़े थे। कन्वेंशनल ट्यूब्स से हम लोग माइक्रोवेव ट्यूब्स में क्यों आए? पहला तो उसका लेसर हैंडलिंग कैपेसिटी था, जब भी हम लोग उसको हायर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करना चाहे, और दूसरा था नॉइज। तो नॉइज किसके कारण होता है? आरएफ लॉस और रेडिएशन लॉस के कारण। और जो बाकी लेसर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है वो किसके कारण होता है? इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, लीड इंडक्टेंस और ट्रांजिट टाइम के कारण। ठीक है, तो ये इतना, ये जो 4 पॉइंट है, ये हम लोगों का है लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब्स ओवर माइक्रोवेव ट्यूब्स। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नहीं, तो ये सभी को क्लियर हो गया है।